एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने लॉज की डेफिनेशन, लॉज के प्रकार और कीमत लॉज की जो श्रेणियां हैं, पांचों श्रेणियां, पूर्णतया लॉजदार, अत्यधिक लॉजदार, इकाई लॉजदार या लॉजदार, बेलॉजदार और पूर्णतया बेलॉजदार, इनके बारे में पढ़ा था। इनको मैंने यहाँ शॉर्ट में पांचों को एक साथ कंक्लूजन किया है। पूर्णतया लॉजदार की स्थिति में इलास्टिसिटी अनंत होती हैं। अत्यधिक लोचदार की स्थिति में इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती हैं। इकाई लोच में इलास्टिसिटी इक्वल होती हैं 1 के। बेलोचदार में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती हैं, यानी 1 से कम होती हैं। और पूर्णतया बेलोचदार में इलास्टिसिटी 0 होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं श्रेणियों में से। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कीमत लॉज की श्रेणियों को विस्तार से बताइए, तो आपको पांचों के डायग्राम बनाने हैं और डेफिनेशंस वगैरह पूरी जैसे मैंने बताया है वैसे आपको बताना है। ये थी कीमत लॉज की श्रेणियां। अब बात करते हैं कि मांग की लॉज को मापने के मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है। इसमें 4 विधियां हैं। फ्लक्स विधि, मार्शल की कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फिर है बिंदु लॉच विधि और मांग की चाप या आर्क लॉच विधि। एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है फ्लक्स विधि। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था, उसी के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया है, फ्लक्स विधि। इसका सूत्र है मांग की लॉज का, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी सिंपल सा फॉर्मूला जो कीमत लॉज का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इस विधि का है। इसमें आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, जो कीमत लॉज का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसमें है, ठीक है। दूसरी विधि की तरफ चलते हैं, जो मुख्य विधि है कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार मांग की लॉज इकाई से अधिक, इकाई के बराबर तथा इकाई से कम हो सकती हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है इस विधि को समझने के लिए। किसी भी वस्तु की कीमत एवं उस वस्तु पर होने वाले खर्चे, यानी किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर होने वाला खर्चा यानी टोटल एक्सपेंडिचर की मात्रा में नेगेटिव रिलेशन होता है। ये हम समझाते हैं। किसी वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु पर किया जाने वाला खर्चा कम हो जाता है, और उस वस्तु की यदि कीमत गिरती है तो उस पर होने वाला खर्चा बढ़ जाता है। ये मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये रेखा दिखा रही है, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इकाई से कम है। यहाँ से यहाँ तक इकाई के बराबर हैं और यहाँ से यहाँ तक 1 से ज़्यादा है लॉज, ठीक है। यानी ये अत्यधिक लॉजदार की श्रेणी है। यहाँ से यहाँ तक इकाई लॉजदार है और ये बेलॉजदार को बता रहा है। समझते हैं कैसे। सपोज करें ये ओरिजिन एक्स पे मैंने टोटल एक्सपेंडिचर लिया है और यहाँ वाई एक्स पे मैंने वस्तु की प्राइस ली है। बात करते हैं कि किसी वस्तु की प्राइस गिरती है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, बराबर रहता है और गिर सकता है। यदि प्राइस गिरी तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अपन भी जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। उस दिशा में क्या होगा, उस दिशा में लॉज 1 से ज़्यादा होगी। प्राइस गिरती है, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहता है तो लॉज 1 के बराबर होगी। प्राइस गिरती है और टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरता है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। उस दशा में इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हम बात करते हैं। देखिए ए से बी तक की रेखा को देखिए आप एक बार। ये क्या बता रही है, ये रेखा बता रही है कि प्राइस भी बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ए से बी पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस जैसे ए पे यहाँ तक है, इस यहाँ तक
ए से बी पे गए तो प्राइस यहाँ से बढ़कर कम से कम यहाँ आ जाती है। बी के लाइन खींचो अगर मैं तो यहाँ आ जाएगी, तो प्राइस भी बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर भी पहले ए पे यहाँ आ जाएगा और बी बिंदु पे पहुँचेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। तो देखिए प्राइस भी बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। उस दशा में क्या होगा, उस दशा में लॉस लेस देन 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि किसी वस्तु की, क्योंकि अपन जानते हैं कि लॉस लेस देन 1 क्यों हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और वस्तु पर किए जाने वाले खर्चे में। यदि प्राइस भी बढ़ रही है और उसी अनुपात में उस पर खर्च होने वाला खर्चा भी बढ़ रहा है तो फिर लॉस लेस देन 1 हो जाएगी। यहाँ की बात करें बी से सी पे, यहाँ क्या हो रहा है, केवल प्राइस बढ़ रही है। बी से सी पे जा रहे हैं तो केवल प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सी से डी पे जाते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और टोटल एक्सपेंडिचर में कमी हो रही है। आप देखोगे तो आपको देखने पे प्रतीत होगा सी से डी पे जाते हैं तो प्राइस में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। प्राइस में तो वृद्धि हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, यानी ये विपरीत रिलेशन को बताता है और इस दशा में इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कब होगी, जब प्राइस और उस वस्तु पर होने वाला खर्चा यदि उसमें नेगेटिव रिलेशन होगा तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, यानी 1 से अधिक होगी। और यदि कीमत, किसी वस्तु की कीमत और उस पर किया जाने वाला खर्चा, होने वाला खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर में यदि पॉजिटिव रिलेशन होगा तो उस दशा में इलास्टिसिटी लेस देन 1 यानी 1 से कम हो जाएगी। अपन वापिस आए डी से सी पे आते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि प्राइस में तो कमी हो रही है, साथ डी से सी पे आते हैं तो क्या देखते हैं, मैंने ये लॉस डी से सी पे आते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस में भी कमी हो रही है। डी से सी पे आते हैं तो प्राइस में तो कमी हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि डी पे यहाँ है टोटल एक्सपेंडिचर, सी पे आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो प्राइस में तो कमी हुई लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी नेगेटिव इन्वर्स रिलेशन हो गया प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्राइस में तो कमी हो रही है लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा टोटल एक्सपेंडिचर में, तो इलास्टिसिटी इक्वल आ जाएगी। और बी से ए पे आते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइस में भी कमी हो रही है और टोटल एक्सपेंडिचर में भी कमी हो रही है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। इस दशा में क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मार्शल की कुल वे विधि है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि यदि वस्तु की प्राइस गिरती है और टोटल एक्सपेंडिचर स्थिर रहता है तो बताइए मांग की लॉस क्या होगी, 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 के बराबर, नन ऑफ दिस। तो फिर अगर आपको ये डायग्राम याद रहा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि प्राइस गिरी है और टोटल एक्सपेंडिचर स्थिर है। जैसे ये वाली स्थिति हो गई, प्राइस गिर रही है और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी लॉस 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तीसरी विधि है मांग की बिंदु लॉस विधि। जो वे विधि है इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, आपको ये अच्छी प्रकार से समझनी है। नेक्स्ट है मांग की बिंदु लॉस विधि। यह विधि तभी काम में या यूज में ली जाती है जब कीमत में परिवर्तन की दर बहुत सूक्ष्म हो, ना के बराबर परिवर्तन हो, तब बिंदु लॉस विधि काम में ली जाती है। मांग की बिंदु लॉस विधि का फॉर्मूला है मांग रेखा का बिंदु से निचला भाग अपॉन मांग रेखा का बिंदु से ऊपरी भाग, यानी लोअर सेक्टर अपॉन
अपर सेक्टर। एक सीधी रेखा मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन ने। ये एक सीधी रेखा का मांग वक्र है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर हमने मांग की लॉस कैलकुलेट की है। अगर यहाँ देखें तो इस बिंदु पे इलास्टिसिटी अनंत होगी, यहाँ देखें तो यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मांग की लॉस घटती जाएगी, यहाँ 1 के बराबर आ जाएगी, यहाँ बेलौसदार हो जाएगी और यहाँ पूर्णतया बेलौसदार हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ लेस देन 1 होगी, यहाँ इक्वल 1 होगी, यहाँ मोर देन 1 हो जाएगी, यहाँ अनंत हो जाएगी। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, देखते हैं। ये डिमांड मांग वक्र है पी क्यू। अपने को कैलकुलेट करनी है क्यू बिंदु पर लॉस, तो इसका सूत्र है लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। क्यू बिंदु पर लॉस, इसका लोअर सेक्टर यानी इससे नीचे का भाग क्या है, क्यू से नीचे का भाग कुछ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। इसके ऊपर का भाग में है तो ऊपर है, क्यू बिंदु से ऊपर क्यू और पी पूरा बिंदु है। तो ध्यान रखना, किसी भी यदि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो 0 में क्यू पी का भाग दिया तो 0 आ गया, तो यानी क्यू बिंदु पर इलास्टिसिटी हो जाएगी 0। ठीक है। यदि पी बिंदु पर ज्ञात करने हैं अपने को तो वही सूत्र लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, यानी मांग रेखा का निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। पी बिंदु के निचला भाग क्या है, पी बिंदु के नीचे का भाग है पी और क्यू। मैं बिल्कुल पूरा लाइन को ले रहा हूँ, पी क्यू आ गया। पी के ऊपर का भाग यानी इस साइड का भाग कुछ नहीं है तो 0। तो हमेशा याद रखो, किसी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाता है तो वह अनंत आता है। यानी 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। तो पी बिंदु पे तो मांग की लॉस अनंत होगी और क्यू बिंदु पर मांग की लॉस 0 होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मांग की लॉस भी बढ़ती जाएगी। सी बिंदु पे आए तो पूर्णतया बेलौसदार से बेलौसदार हो गई, यानी लेस देन 1 हो गई। फिर ऊपर बढ़े तो फिर इकाई के बराबर हो गई लौसदार, फिर इकाई से ऊपर बढ़े तो यहाँ मोर देन 1 हो गई, और इस बिंदु पर आए तो पूर्णतया लोचदार यानी अनंत हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार ये बिंदु लोच विधि है, ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं मांग की चाप या आर्क लोच विधि के बारे में। जब मांग वक्र क्या होती है ये, जब मांग वक्र पर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो इसे चाप लोच कहते हैं। यह विधि तब उपयोग में ली जाती है जब कीमत में परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो। कीमत में परिवर्तन की दर बहुत कम हो तब तो लेते हैं बिंदु लोच विधि, और जब कीमत में परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो तब मांग की चाप या आर्क लोच विधि काम में ली जाती है। और इसका फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी, यानी मांग मात्रा में कितना परिवर्तन अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, इनटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। ये बता रही है कि किसी वस्तु की, ये जो डायग्राम बता रहा है इसमें मैंने एक्स अक्ष पे मांग मात्रा ली है, वाई अक्ष पे कीमत पे ली है। यह बता रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी और उस पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 100 यूनिट थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपये हो गई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 150 रुपये हो गई। आपकी मांग या चाप आर्क लोच विधि से इसकी लोच कैलकुलेट करनी है, वो कितनी आ जाएगी। हमने फॉर्मूले का यूज किया चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू P1 प्लस P2 अपॉन चेंज इन अपॉन Q1 प्लस Q2। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, पहले क्वांटिटी 100 थी बाद में क्वांटिटी 150 हो गई, यानी चेंज हुआ 50 का। ठीक है। 150 माइनस 100 50। प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस पहले 10 रुपये थी, 10 से घटकर 8 रुपये आ गई, यानी प्राइस में अंतर हुआ 2 रुपये का। ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। P1 यानी पहले प्राइस कितनी थी चेंज होने से पहले, वो थी 10 रुपये, 10 रुपये लिख दिया, प्लस P2 यानी चेंज होने परिवर्तन के बाद कितनी हो गई, परिवर्तन के बाद हो गई 8 रुपये, P2 लिख दिए 8 रुपये, अपॉन Q1 यानी प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी 100 रुपये, 100 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट, 100 लिख दिए। Q2 यानी चेंज होने के बाद क्वांटिटी कितनी हो गई 150 यूनिट, Q2 लिख दिया 150,
इसी को सोल्व किया 50/2 इंटू 10 + 8 18/250 और इसी को कैलकुलेट करते हैं तो 1.8 आता है। इस प्रकार मांकित चाप या आर्क लॉच विधि कैलकुलेट की जाती है। आपको बड़ा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि मांग की जो लॉच के मेथड्स हैं उनके बारे में बताइए, या इंडिविजुअल कोई एग्जाम्पल देके लॉच कैलकुलेट भी की जा सकती है। तो आपको अच्छी प्रकार से इस चैप्टर को समझना है। बहुत बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। धन्यवाद।